हेलो टू ऑल। यस, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने वाले हैं। आई नो दिवाली का सीज़न है, एकदम फेस्टिवल वाला सीज़न है। हर जगह लाइटिंग्स और सब कुछ आपको दिखेगा, पटाखों की आवाज़ आपको 10 दिन पहले ही शुरू हो जाती है बजना। बट प्लीज़, आपके एग्ज़ाम्स हैं, है ना। तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको अगर आपकी दिवाली बहुत रंगीन बनानी है तो इस दिवाली आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़े एफर्ट्स दे दीजिए, तो आपकी आने वाली जितनी भी दिवाली होगी वो बहुत खुशियों भरी होगी। हाँ, हमको लगता है जब हम देखते हैं, नहीं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सेलिब्रेट, बट आप छोटा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। बट यस, नाउ वी हैव अ बाउंडेशन बिकॉज एग्ज़ाम काफ़ी नियर है। मतलब आप सोच सकते हो एग्ज़ाम आ ही चुके हैं, 24 को दिवाली है और 1 से हमारे एग्ज़ाम है ना। चलिए, ऑडिट ऑफ कंसो के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाने हैं। मैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे आ जाती हूँ। यस सर, वेदर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। पहले तो ये बताओ, इफ़ यस प्लीज़ एलोबरेट ऑन द रिक्वायरमेंट अंडर दिस स्टेट्यूट। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहले ये बताना कि हाँ, यस, लेकिन इनको मैंडेटरी नहीं होता है। वो 3 पॉइंट आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा कौन सा स्टेच्यूट है जो आपको कंसो के बारे में कहता है, ऐसा सबसे बड़ी बात। तो आपको भी पता होगा कि आपने कहाँ पढ़ा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो आप बोलोगे मैम सेक्शन 129 हमें बताता है फाइनेंशियल और कंसो के बारे में, और साथ के साथ हमारा इंड एस और ए एस भी है जो हमें CFA सिखाता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि हमें जो है 21 AS 21 और इंड एस 110 जो है वो भी हमें गाइड करता है। लेकिन स्टेच्यूट पूछा है, तो चूंकि हम लो के अंदर ही देखेंगे कि लो का कौन सा सेक्शन है, तो ये आपको मैंने बताया। अब देखिए आंसर 1.1 पे आ जाइए। यस सर, ये देखो, जैसे आपने सेक्शन 129 बताया, लेकिन प्लीज़ आप ये भी लिखना कि वो सेक्शन 129 कहाँ का है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि भाई ये लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप सेक्शन 129 लिखकर पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट करें। क्योंकि हमारे पास कंपनी एक्ट है, फेमा है, सेबी है, उसके अलावा काफ़ी सारे एक्ट है, क्या बोलते हैं, पमला है, बहुत सारे एक्ट है, और इंडिया में तो कितने ही एक्ट है। तो फिर आप कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन से बात कर रहे हो, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो आपने देखो सब सेक्शन याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सेक्शन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखोगे कि ऑल कंपनी ऑल्सो अटैच, ऑल कंपनी शेल ऑल्सो अटैच along with its financial statement a separate statement containing a silent feature of the financial statement of its subsidiary from AOC1। तो सर वो क्या करती है पता है, वो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अपने सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच करती है, यानी कि कौनसो बनाती है। कहाँ कौनसो बनाती है सर, AOC1 में वो कौनसो बनाती है, AOC1 में वो कौनसो बनाती है, ठीक सर। हाँ जी, जी सर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बोल रखा है कि जो हमारे पास रूल 2014 है उसके अकॉर्डिंग हमें शेड्यूल 3 गाइड करता है। शेड्यूल 3 गाइड करता है कि हम लोगों को कंसो प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन सर हमें ये भी बताता है, शेड्यूल 3 तो हमें कंसो प्रिपेयर करने के बारे में बोलता ही है, लेकिन ये भी बताता है कि कहाँ आपको प्रिपेयर नहीं करने की ज़रूरत है। कि 3 नाम इन्होंने हमें बता रखे हैं। तो ये 3 नाम इन्होंने हमें बता रखे हैं। क्या नाम है ये 3 नाम सर? अगर कोई होल्ली ओन सब्सिडरी है, देखो मेरी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। होल्ली ओन सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? होल्ली ओन सब्सिडरी का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी में, आपने, ये कंपनी है, इस कंपनी में 100% शेयर एक्वायर कर रखे हैं। होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी है और इट्स पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी है ऑफ अनादर कंपनी, ठीक है। या तो ये क्या है, होल्ली ओन सब्सिडरी है या फिर पार्टली ओन सब्सिडरी ऑफ अनादर कंपनी, यानी कि मेन कंपनी की। एंड ऑल दी अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल टू वोट, मतलब जो वोट के लिए एंटाइटल नहीं है वो भी, अदरवाइज मतलब उनको अलावा, हैविंग बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग, क्या इंटीमेट कर दिया है राइटिंग में,
for which the proof of delivery of such intimation is available with the company do not object to company not presenting consolidated financial statement। यानी कि सर अगर कोई होल्डी ओन सब्सिडरी है या फिर कोई सब्सिडरी है पार्टली और उसकी एक होल्डिंग कंपनी है, अगर वो कर रही है CFS बना रही है और यहाँ पर अगर आपके किसी भी मेंबर ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया है ना और राइटिंग में वो प्रूफ है ना आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप मत बनाओ कंसो। इट इज़ अ कंपनी हुज सिक्योरिटी इज़ नॉट लिस्टेड, ना तो लिस्टेड है और ना ही लिस्टिंग की प्रोसीडिंग्स में है, और अल्टीमेट और उसकी अल्टीमेट जो पेरेंट है, जो ऊपर ही ऊपर अल्टीमेट है, और एनी इंटरमीडिएटरी होल्डिंग कंपनी फाइल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार विच आर इज कंप्लाइंस अंडर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि अल्टीमेटली या फिर इंटरमीडिएटरी होल्डिंग कंपनी, जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, तो मान लो ये नहीं बनाए क्योंकि इसकी ये कंपनी बना रही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके साथ के साथ आप कंसो भी लिखेंगे, है ना, एएस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एन एंटिटी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को भी नहीं बनानी पड़ती है, ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। प्लीज इलोबरेट ऑन द सिचुएशंस वेयर द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट अप्लाई। क्या बोला, प्लीज इलोबरेट ऑन सिचुएशंस वेयर इन द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट अप्लाई। मतलब जहाँ पर आपको CFS बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताया ना, वही पॉइंट्स है। ये देखो, अगर आपकी होली ओन सब्सिडरी है या फिर पार्टली ओन सब्सिडरी है और एक अनादर कंपनी है और उसके ऑल अदर मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी रिटर्न में कंसेंट दे देते हैं और या तो लिस्टिंग में नहीं है या फिर अल्टीमेट होल्डिंग बना रही है, ठीक सर, ठीक। नाउ वाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ कंसो विच करंट पीरियड कंसो एडजस्टमेंट आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। बताओ सर, करंट पीरियड, तो करंट पीरियड में सिर्फ यही चीज़ आएगी क्या? क्या चीज़? करंट पीरियड है, इसका मतलब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आएगा, प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शन्स आएंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट आएंगे, एसेट्स का सेल परचेज अगर इंटर कंपनी हुआ तो वो आएगा, और उसके अलावा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट के ट्रांजेक्शन, और 6.2 आओ, और क्या एडजस्टमेंट करते हो, याद करो फटाफट। 6.2 देखो, एक बढ़िया सा चार्ट है। अगर यहाँ से यहाँ कोई इन्वेंटरी का ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो एडजस्ट हुआ है ना। तो करंट पीरियड ट्रांजेक्शन्स क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट प्रिलिमिनरी रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स एंड अकाउंट बैलेंस इंक्लूडिंग, कोई इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पे किया या रिसीव हुआ या मैनेजमेंट फ़ी पे करी रिसीव हुई, कोई अनरियलाइज ग्रुप का प्रॉफिट है, डेफर टैक्स, हाँ सर ये आप भूल गए, डेफर टैक्स जो अकॉर्डिंग टू हमारे AS12 के इंडेक्स 12 के अकॉर्डिंग बनता है ना। उसके अलावा इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस हो गई। इसके अलावा कोई पॉलिसी जो हार्मोनाइज पॉलिसी है उसके एडजस्टमेंट हो गए अगर हमें करने पड़ते हैं तो, और इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके अलावा 2 टाइप ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसको भी हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या बातें बोली हैं सर, ये तो है एडजस्टमेंट एंटायर मेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ, तो सर ऑडिटर का काम क्या है, रिव्यू करना है ना। तो ये सारे एडजस्टमेंट इन्होंने बता रखे है ना। एडजस्टमेंट सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन से एडजस्टमेंट है, तो इन्होंने इतने सारे ट्रांजेक्शन बता रखे। तुम्हें तो क्या करना है, कोई भी 5 ट्रांजेक्शन्स याद करने और आगे देखना। अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग द मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स द ऑडिटर शुड इंटर एलिया। अब ऑडिटर क्या करेगा, ठीक है, ये तो कंपनी करती है ट्रांजेक्शन, अब ऑडिटर शुड रिव्यू, ऑडिटर का काम क्या बनता है, वेरीफाई करेगा इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स
ठीक है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स और दोनों के अकाउंट बैलेंस। आपको पता है जब भी आप इंट्रा ग्रुप देखते हो तो आप देखते हो कि इसकी बुक्स में इसका अकाउंट बैलेंस कितना है उसका, तो ये काम आपका है कि इंट्रा ग्रुप बैलेंस और अकाउंट बैलेंस को चेक कर लो, वेरीफाई करो कि कंसोलिडेटेड सीएफएस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी लाइक ट्रांजेक्शन्स एंड अदर इवेंट्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंस। तो जनरली आप क्या करोगे, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिपेयर यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना। क्या बोला सर, एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, वेरीफाई करेंगे दैट एडिक्वेट डिस्क्लोजर हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद AS 21। मैंने क्या बोला, AS 21 के अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छे से चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, मतलब कि जो भी आपका डिस्क्लोजर होगा अकॉर्डिंग टू AS 21, है ना, जो आपका कंसो का बोलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि AS 110 के अकॉर्डिंग। तो जो भी हार्मोनाइज पॉलिसी है, जो भी काम होना है वो अकॉर्डिंग टू AS हुआ, ऐसा ऑडिटर चेक करेगा। एडजस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ गैप के अकॉर्डिंग और कैलकुलेशन चेक करेगा। तो यहाँ पर मेरी बात सुनो, इसके अलावा डेफर टैक्स के एडजस्टमेंट, टेम्परेरी डिफरेंस है या फिर परमानेंट डिफरेंस है, इनकम एंड एक्सपेंसेस और सब्सिडरी इंक्लूड, ये सब कुछ देखेगा। तो ध्यान रखना, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करंट ट्रांजेक्शन लिखने के साथ कि हाँ भाई साहब इंट्रा ग्रुप ये हुआ तो देखेंगे, इंट्रा ग्रुप ये हुआ तो अनरियलाइज प्रॉफिट में ये हुआ, तो डेफर टैक्स में ऐसा बना, तो इनडेटनेस में ऐसा हुआ, तो मेरा उसके साथ ये तरीके का एसेट सेल परचेज हुआ। उसके साथ साथ ऑडिटर के लिए लिखोगे कि भाई साहब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है ये देखने के लिए कि तेरा अकाउंट बैलेंस मेरा अकाउंट बैलेंस मैच करता है कि नहीं करता है, हम दोनों की पॉलिसी यूनिफॉर्म है या नहीं है, हमने 21 और 110 को फॉलो किया या नहीं किया, हमने गैप के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया नहीं किया, कैलकुलेशन जो है वो NCI की वो प्रॉपर है या नहीं है, ये ऑडिटर जो है वो चेक करता है। ठीक है सर, तो मैंने आपको पूरा बता दिया क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आर टेकन इनटू अकाउंट। तो ऑडिटर ठीक है, वाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ कंसो हम ये चेक करते हैं तो करंट पीरियड ट्रांजेक्शन्स और उसके साथ उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बताओ, अगर CFS बना रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या होती है सर, वो ये ढूंढता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट ये है कि भाई साहब उसके कितने कंपोनेंट्स है, कितने रिलेटेड पार्टी है, सेगमेंट वाइज देखता है, एडजस्टमेंट करता है, गैप कन्वर्जन है तो वो देखता है, और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हार्मोनाइज पॉलिसी लगाकर बनाता है। परमानेंट कंसोलिडेशन ट्रांजेक्शन में दो ही होते हैं, एक तो कैपिटल रिजर्व जिसे आप अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोलते हो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी बोलते हो, और एक होता है सर आपका गेन ऑन बार्गेनिंग परचेज, एक होता है आपका गुडविल। ठीक है, ये तीन ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, R Limited owns 51% voting power in S Limited. It, however, holds and discloses all the share as stock in trade in its accounts. The shares are held exclusively with a view to their subsequent disposal in the near future. R Limited represents that while preparing consolidated financial statement, S Limited can be excluded from the consolidation as a statutory auditor. How would you deal? बताओ। It, however, holds and discloses all the shares as a stock in trade and its account, the shares as exclusively with a view of their subsequent disposal of near future। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, हमने 51% किसी कंपनी के होल्ड तो कर रखे, लेकिन हमारा मकसद जो है वो हम नियरेस्ट फ्यूचर में क्या करेंगे, उसे सेल कर देंगे। तो हम क्या करें बताओ, हमने उसे अपने कंसो बनाने से एक्सक्लूड कर रखा है। स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट हमें क्या कहती है, देखो सर आज की तारीख में इंड एज आने के बाद तो ऐसा ख़त्म हो चुका है कि आप किसी में 51% का इन्वेस्टमेंट करके ये बोलो कि नहीं ये टेम्परेरी है, ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, कुछ लाइन टिक करवा देती हूँ मैं। सबसे पहले AS 21 देखो, AS 21 में तो था कंट्रोल करते हो अगर आप टेम्परेरी, ठीक है, और सब्सिडरी ऑपरेट्स अंडर सर्व लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन विद सिग्निफिकेंट इम्पेयर एबिलिटी टू ट्रांसफर द फंड ऑफ पेरेंट, या सब्सिडरी ऑपरेट्स अंडर सर्व लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कि भाई आप क्या कर सकते हो, शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। वेयर एन एंटरप्राइज ऑन मेजोरिटी वोटिंग पावर, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ ओनरशिप के नाम से कह सकते हो। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड में दिखाती है तो हमेशा
उसकी अकाउंटिंग जो होती है AS13 इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन 110 में नो सच एक्सप्लेनेशन, टेम्परेरी कंट्रोल जैसा कुछ बता ही नहीं रखा है इसके अंदर। तो ठीक है, यहाँ टेम्परेरी कंट्रोल जैसा कुछ है नहीं, यानी कि यहाँ तो कंसो बनाना पड़ेगा। तो इन द गिवन केस आर लिमिटेड डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन अ नियर फ्यूचर एज शेयर्स आर बीइंग हेल्ड फॉर द स्टॉक इन और क्वाइट क्लियर टू कंट्रोल इज टेम्परेरी, देयर फॉर द नॉट रिक्वायर अकॉर्डिंग टू CFS AS के अकॉर्डिंग। ठीक है, AS21 के अकॉर्डिंग तो उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाउएवर अगर 110 लगता है तो टेम्परेरी कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, कोई एग्जिबिशन उसे नहीं मिलेगी, उसे बनाना ही पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग भाई साहब? जो इंक्लूजन करना पड़ेगा ना CFS में, उसका करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ए लिमिटेड होल्ड्स द ओनरशिप ऑफ 10% ऑफ वोटिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, ओनरशिप ऑफ 10% ऑफ वोटिंग पावर एंड कंट्रोल भी रखता है। ठीक है, while planning the statutory audit of A Limited, what factors would be considered by you as a statutory auditor of A Limited for the audit of its consolidated financial statement prepared under Ind AS? तो सर, क्योंकि आपका मेजोरिटी बोर्ड बैठा है, आप बोर्ड को कंट्रोल करने की पावर रखते हो, तो वॉट फैक्टर द कंसीडर करेंगे ऑडिटर, स्टेचुटरी ऑडिटर? हम बोलेंगे भाई वो आपका कंसो ही है, आप उस पर अपना बोर्ड बिठा के बैठे हो। तो जनरली 10% की भले ही वोटिंग पावर है, लेकिन कंट्रोल है ना, तो कंट्रोल हमारे लिए मेन हो जाता है। यानी कि 10% के साथ साथ कंट्रोल है। इन अ सच केस कंसोलिडेशन एज अ पेरेंट बी देयर फॉर इट वुड बी कंसोलिडेशन एज अ सब्सिडरी करेंगे, बिकॉज ऑफ कंट्रोल की वजह से 110 हमें बताता है कंट्रोल के बारे में। आप ऑडिटर वेरीफाई करेगा मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, शेयर एग्रीमेंट एंटर इनटू द पेरेंट, और क्या अरेंजमेंट हुए हैं, माइट बी टेक्निकल अरेंजमेंट हो। ठीक है, उसके बाद 110 हैव रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली ऑथोराइज बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट। देन हम 505 भी चेक करेंगे। ठीक है, फर्दर ड्यूटी ऑफ ऑडिटर विथ रिगार्ड टू रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स विथ एनी अदर रिलेटेड पार्टीज। 505 रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं, ऑडिटर विल रिव्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी आइडेंटिफाइड नेम ऑल द। उसके अलावा 110 और शेड्यूल 3। ठीक सर, उसके बाद क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। यू आर रिक्वायर्ड टू निवाब लिमिटेड लिस्टेड कंपनी दैट इज टर्नओवर उसका दे रखा है 2.9 बिलियन। द कंपनी ऑपरेट्स 11 बिजनेसेस यूनिट एंड 180 ब्रांचेज। बताओ, ऑडिटर विल यू ड्राफ्ट द रिपोर्ट इन केस व्हेन द पेरेंट ऑडिटर इज ऑल्सो ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट। बताओ, पेरेंट ही सारे के सारे कंपोनेंट्स का ऑडिटर है, तो क्या करोगे? कैसे रिपोर्ट ड्रॉ करोगे? दूसरा, पेरेंट ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर ऑफ। तो सर, अगर पेरेंट ही ऑडिटर है तो सब ऑडिट हमने ही करी है। अगर ऑडिट अच्छे से नहीं हुई है तो हम अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देंगे 705 के अकॉर्डिंग। अगर किसी और ने करी है तो 706 के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। व्हेन द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो सर हम बोलेंगे पहले आप दो अल्टरनेटिव्स हैं, या यूज़ करो, या तो ये बना के हमें दो, ऑडिट करवा के वही हमें दे देगा। ठीक है, व्हेन द कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट एज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, और यहाँ पर वन और मोर कंपनी नॉट ऑडिटेड, तो हम क्या करेंगे 705 यूज़ कर लेंगे, है ना। आ जाओ, ये देखो 8वां है ना, 7वां है क्या वो? हाँ जी सर, तो ये आगे तुम्हें पूरे दे रखे पेरा, मैंने बता दिया। 8वां क्वेश्चन बोलता है एम लिमिटेड एक्वायर 51% शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/2019 एंड सोल्ड 25% शेयर्स ड्यूरिंग द 19-20। लिया भी था, बेच भी दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि होल्डिंग कम हो चुकी है, तो बताओ, क्योंकि हम ईयर एंड पर देखते कि भाई साहब कंसो बनाने का है या नहीं बनाने का, है ना। 51% का था, ठीक है, 25% बेच दिया। 31 मार्च को कंट्रोल ओनली टेम्परेरी दैट इज़, तो क्या करेंगे? टिल द डिस्पोजल 25% द सेम, है ना। तो एम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंसो टिल डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द 25% शेयर्स ऑफ कंप्लाई विद द सेम। तो जनरली एम लिमिटेड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसो टिल द डेट, जब डिस्पोजल किया ना तब तक कंसो बनाओ, यानी कि कंसो बनाओ टिल द डेट तक बनाओ, टिल दी डेट तक बनाओ, जब तक तुम्हारे पास 51% शेयर है उस दिन तक का बनाओ, ठीक है। बनाओ मतलब बनाओ, ठीक है। अगला
नाइन्थ वाला लास्ट। एस लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विद Ind AS. The company obtained funds from various investors and committed its performance for fair return and capital appreciation in its investments. During the year under audit, it had been observed that the company had invested 25% in S1, 50% in S2 and 60% in S3, मतलब इन्वेस्ट कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। रेस्पेक्टिवली शेयर कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी when checking the investment schedule of the company, the issue, ठीक है। यहाँ पर नो एक्सक्यूज न कंसो इशू, तो यहाँ पर कंसो के बारे में बोल रखा है इन्होंने, कंसो बनाने के बारे में बता रखा है अपने को। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन 129 के अकॉर्डिंग हमें कंसो बनाना पड़ेगा, ठीक है। डन।